बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, मौजूद हैं कराची के निजी होटल में जहां सेफ कराची कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हो रहा है। मेहमानों से बात करेंगे, यहां मौजूद लोगों से बात करेंगे कि कराची के मसाइल के हवाले से वो क्या समझते हैं और इन मसाइल का हल क्या है। हल के ऊपर ज़रूर बात करेंगे। चलते हैं कॉन्फ्रेंस की तरफ, कुछ अहवाल भी देखेंगे, अहवाल दिखाएंगे भी, और इसके साथ साथ जो मेहमानों से गुफ्तगू होगी वो भी आप तक पहुँचाएँगे। सेफ कराची कॉन्फ्रेंस, असफर एहसन साहब, कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप, सारी चीज़ें ही एक जगह जमा हैं। असफर एहसन साहब, हम सियासी बात बीच में ना लाएं, ऐसा हो नहीं सकता अगर न्यूज़ चैनल के लिए आप बात करें और सियासी बात ना आए। यहाँ पे एक जुमला लिखा हुआ है, कोलैबोरेटिंग फॉर चेंज, तब्दीली के लिए इश्तराक। जो इससे पहले तब्दीली 2018 में आई थी, उससे तो कराची में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, कोई कराची ख़ास महफूज नहीं हुआ, कराची कोई ख़ास तामीर नहीं हुआ। क्या इनिशिएटिव ऐसा आप लेने जा रहे हैं? क्या ऐसी बात करने जा रहे हैं? क्या ऐसा आप पैगाम दे रहे हैं? क्या ऐसा एजेंडा है कि जो हकीकी तब्दीली का सबब बनेगा? असल में तब्दीली 2018 में ज़रूर आई थी, बट कोलैबोरेशन तो किसी ने नहीं की आपस में। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ एक पेज पे तो नहीं है, तो कोलैबोरेट करेंगे तो चेंज आएगा। दूसरी बात ये कि ये नया इनिशिएटिव नहीं है, ये 2017 में हमने शुरू किया था। 2017 से हम एक पब्लिक एडवोकेसी करते हैं कॉर्पोरेट पाकिस्तान ग्रुप की तरफ से, और हमारा ये होता है कि जो कराची के एक शॉर्ट टर्म इशूज़ हैं और एक लॉन्ग टर्म इशूज़ हैं, तो लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस पे काम किया जाए। बिकॉज जो कॉस्मेटिक सर्जरी होती है, जो शॉर्ट टर्म कुछ थोड़े बहुत काम होते हैं, उसकी बेस पे आप कराची को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते, कराची में आप बेहतरी लेके नहीं आ सकते। तो हर गुजरते साल के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो रहा है, सीवरेज का मसला है, पानी का मसला है, गार्बेज का मसला है, अब लॉ एंड ऑर्डर का मसला भी दोबारा शुरू हो गया है। जो स्नैचिंग है तमाम, उसकी परसेंटेज भी बढ़ती जा रही है। उसके इकनॉमिक फैक्टर्स भी हैं, लेकिन सब कुछ कराची में हो रहा है। तो ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है कि जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसकी तरफ जो अरबाब इख्तियार है वो नहीं जा रहे, पॉलिटिकल विल की कमी है। और हम ये करते हैं सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेटिव कि हम सारी पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को, जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स हैं, उनको बुलाते हैं। जो सेफ कराची कॉन्फ्रेंस का है, ये आज पहला एडिशन है, इसका 2 महीने बाद हम दूसरा एडिशन करेंगे। जो आज हमने बहुत सारे लोगों को इन्वाइट नहीं किया है उनको नेक्स्ट टाइम इन्वाइट करेंगे। तो ये एक सीरीज़ ऑफ डायलॉग है ताकि हम एक कंसल्टेशन के साथ रिकमेंडेशंस लेकर आएँ और बार बार उन बातों को रिपीट करें, उनको मौजूदा हालात के हिसाब से हम रिकमेंड करें कि अगर ये करेंगे तो बेहतरी आए। अच्छा असफर साहब, कौन सी ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स आपको नज़र आते हैं? वैसे तो प्रॉब्लम्स हर जगह हैं, मसाइल का तो एक अंबार है, लेकिन उसकी टॉप पर कुछ ऐसे मसाइल ज़रूर होंगे या उसके बॉटम में कुछ ऐसे मसाइल ज़रूर होंगे कि जिनको हल करने से कराची में आगे की तरफ बढ़ा जा सकता है। तो आगे की तरफ बढ़ने का आपको क्या सोल्यूशन नज़र आता है? देखिए, एक तो बजट का मसला नहीं है, तो उसमें जब चार्टर ऑफ कराची हमने पेश किया था, हमने PFC की बात की थी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन की। हमने 7 डिस्ट्रिक्ट की जगह 1 डिस्ट्रिक्ट की बात की थी, और हमने पॉपुलेशन में जो हमारी नंबर्स हैं वो 1.16 मिलियन का नंबर है जो सेंसस हुई है। एक्चुअली ये 25 मिलियन टू 30 मिलियन के दरमियान है। तो अगर आप 25 मिलियन भी अगर एवरेज ले लें, जिसमें हमारे 2017 के डायलॉग में सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर एक ज़बान से बिल्कुल साथ थी कि ये पॉपुलेशन मिनिमम 25 मिलियन है, तो उस सूरत में आप ये देखें कि 9 मिलियन लोग आपने काउंट ही नहीं किए। तो जब आप काउंट ही नहीं करेंगे तो आप क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे, आप क्या डेवलपमेंट की कोई प्लानिंग कर सकेंगे, क्या आपका लाइन ऑफ एक्शन होगा? तो बेसिकली ये वो इश्यूज़ हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। साथ में पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड पे रखें, लेकिन जो बड़े इश्यूज हैं जहां पर रेजोल्यूशन आ सकता है, तो उस सूरत में अगर आप कोलैबोरेट करते हैं तो यकीनी तौर पे कुछ हम बेहतरी तरफ जाना शुरू करेंगे। बहुत खूबसूरत बात की कंटिन्यूशन मेंटेन रहे। असफर एहसन साहब हमारे साथ मौजूद थे, और भी बहुत सारे मेहमान हमें ज्वाइन करते रहेंगे, उनसे बात आपको करवाते रहेंगे। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मिफ्ता साहब, एक कन्फ्यूजन ज़रा दूर कर दीजिएगा। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं। कन्फ्यूजन एक ये है कि कराची से बाहर के जो लोग हैं, लाहौर के, इस्लामाबाद के, हमारे दोस्त हैं, वो बाज़ दफ़ा हमें ये बात कहते हैं कि जी कराची में आप कहते हैं कि जी 70% रेवेन्यू देता है, तो पूरे मुल्क का रेवेन्यू जो कराची के अंदर से कलेक्ट हो जाता है, अगर पोर्ट के ऊपर कोई शिप आता है या पोर्ट के ऊपर कोई एक्टिविटी होती है, उसका रेवेन्यू जनरेट होता है, या कराची में किसी और किस्म का रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो कराची का हिस्सा नहीं होता। आप वज़ीर ख़ज़ाना रहे हैं, कराची का एग्जैक्ट रेवेन्यू शेयर है क्या मुल्क में?
دیکھیے آپ کی بات ایک دم درست ہے کہ جو پورٹ کا حصہ ہے وہ ایک شہر کا حصہ تو نہیں گننا چاہیے. اسی طرح بہت سارے کمپنیز ہوتی ہیں جن کے ہیڈ کوارٹرز کسی ایک شہر میں ہوتے ہیں, کراچی میں ہو سکتے ہیں, لاہور میں ہو سکتے ہیں, لیکن وہ پورے پاکستان میں بزنس کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں ایک فارمولا ہوتا ہے جس کے تحت سندھ کو وفاق جتنے بھی ٹیکس لیتا ہے اس کا تقریباً 60% وہ 57% اس کو وہ صوبوں کو دیتا ہے اور سندھ کو 25% ملتا ہے. جو کراچی کا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ کی حکومت جو ہے وہ کراچی کو اس کا صحیح حق نہیں دیتی, لیکن وفاق جو ہے وہ تو ایک فارمولے کے تحت دے رہا ہے. وہ اس میں کوئی پیپلز پارٹی کی یا پی ٹی آئی کی یا مسلم لیگ نون کی بڑائی نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 2010 میں یہ NSC ایوارڈ طے کرا تھا 18th امینڈمنٹ کے بعد, اس سے پہلے بلکہ اس حساب سے دے رہے ہیں. لیکن وفاق تو پیسے دے دیتا ہے سندھ کو, سندھ کراچی کو نہیں دیتا. اچھا مفتاح صاحب ایک چیز اور بتائیے گا, آپ پلاننگ کی بات کرتے ہیں, آپ فیوچر کی بات کرتے ہیں, آپ کی جب بھی ہم گفتگو سنیں تو اس میں پلاننگ, فیوچر, چیزوں کو ٹھیک کرنے کی بات, پھر چاہے وہ گیس کا معاملہ ہو, آئل کا معاملہ ہو, تمام انڈسٹریز اتنی ہیں اس کے حوالے سے خاص ایک پلاننگ کے حوالے سے آپ کا ایک خاص ایک تاثر پایا جاتا ہے کہ آپ اس کی بات کرتے ہیں. کراچی کو ٹھیک کرنا ہو, کراچی کو اگر درست کرنا ہو, کراچی کو بچانا ہو, کراچی کے مستقبل کو دیکھنا ہو, تو آپ کو کون سی چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کو فوری طور پر اگر کیا جائے تو کراچی ٹھیک تو بے شک ہو سکتا ہے, مکمل نہ ہو لیکن ٹھیک ہونے کی طرف جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ سندھ حکومت کو کراچی ڈویژن کو اس کا حق دینا چاہیے, اور تمام ڈویژنس کو, سندھ کے تمام ڈویژنس کو پروونشل فائنانس کمیشن کے ایوارڈ کے تحت. اور اس کے بعد کراچی کے اندر بھی, اب کیونکہ کراچی اتنا بڑا شہر ہے, اتنا پھیلا ہوا ہے, تو جو اضلاع ہیں ان کو اپنا حق دیں, اور وہ اضلاع کے چیئرمین ہیں اور اضلاع کے جو UC چیئرمینز ہیں ان سے کام کروائیں. سب سے پہلے تو یہ کام ضروری ہے. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا ریفارم کرنا چاہیے. یہ بہت سارے کام جو ہیں یہ لوکل لیول پہ ہونے چاہیے, صوبے کے لیول پہ یا وفاق کے لیول پہ نہیں ہونے چاہیے. میرے خیال سے یہ شروع کر دیں. باقی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں کراچی ایک بہت ہی ڈائنامک شہر ہے. جو بھی مسائل ہوتے ہیں, پانی کے مسائل تھے, بیچ میں آپ کو پتہ ہے نواز شریف کے جو آپریشن سے پہلے لا اینڈ آرڈر کے ادھر بڑے مسائل تھے, اغوا برائے تاوان کرتے تھے امن کمیٹی والے, دوسرے لوگ بھتہ مانگتے تھے. مگر اب کراچی پھر بھی کراچی سروائیو کرتا ہے اور کراچی تھرائیو کر رہا ہے. آج بھی پاکستان کے اندر اگر کسی کو اپنے شہر میں, کسی کو اپنے گوٹھ میں, گاؤں میں نوکری نہیں مل رہی ہوتی تو کراچی ان سب کی ماں ہے, سب کو نوکری مل جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے تو کراچی کے اوپر, تو اس کو تھوڑا سا اور, اس کو ہم, کراچی از دی انجن آف پاکستان اکانومی, اس تھوڑے انجن کو اور مضبوط کریں تو پورا پاکستان فائدہ اٹھائے گا اس کا. مفتاح صاحب ایک آخری سوال کا جواب ضرور دیجیے گا, وفاقی حکومت یا صوبائی حکومت کون ذمہ دار ہے کراچی کے مسائل کو حل کرنے کی؟ کیونکہ وفاق کی جو پارٹی یہاں پاکستان تحریک انصاف ہے, کراچی سے اس کو 14 سیٹیں ملی تھیں, ایک سیٹ تو وہ جس پہ آپ کا مقابلہ بھی وہ ہار گئے تو 13 رہ گئی میرا خیال ہے. اگر کوئی اچانک سے مل گئی ہو تو الگ بات ہے, 13 سیٹیں اب رہ گئی ہیں ان کی. لیکن یہاں پر پیپلز پارٹی کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے. CM صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ اکیلے کراچی کے معاملات کو حل نہیں کر سکتے, وہ اکیلے کراچی کے مشکلات کو ختم نہیں کر سکتے, اکیلے ان کا بجٹ جو ہے وہ کراچی کے معاملات کو ٹھیک نہیں کر سکتا. کراچی کے شہری کی حیثیت سے, سن آف سوائل کی حیثیت سے, کراچی کے باشندے کی حیثیت سے, کراچی کے فرزند کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے مسائل کو کس نے حل کرنا ہے؟ اس کے مسائل کو ہم سب نے مل کے حل کرنا ہے. پیپلز پارٹی جو سندھ کی حکومت ہے تو اس کی تو بہت زیادہ ذمہ داری ہے. وفاق کی کراچی سے 13 سیٹیں ہیں PTI کی, اس کی وفاق میں حکومت ہے, اس کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے. لیکن میں بری الزمہ جو ہے نہ مسلم لیگ نون کو کرتا ہوں, نہ PMQM کو کرتا ہوں, نہ جماعت اسلامی کو کرتا ہوں, نہ JUI کو کرتا ہوں. ہم سب کراچی کے اندر سب کے اسٹیکس ہیں, کراچی سے ووٹ لیتے ہیں, کراچی میں رہتے ہیں. ہم کو سب کو کراچی کو مل کر سنوارنا ہے, کسی ایک کی ذمہ داری نہیں ہے. چلیں بہت شکریہ. مفتاح اسماعیل صاحب تھے. ناظرین یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں مفتاح اسماعیل صاحب کی اس بات کے ساتھ کہ جس میں انہوں نے کہا کہ سب کو کراچی کو ٹھیک کرنا ہے, سبھی کی ذمہ داری ہے کراچی کو ٹھیک کرنا, سبھی یہاں کے باشندے ہیں اور سب کی برابر ذمہ داری بنتی ہے. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد دوبارہ پروگرام کی طرف. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گورنر صاحب کہاں سے شروع کریں گے, کیسے آگے کی طرف جائیں گے؟ یہ بات تو بار بار کی جاتی ہے کراچی کو محفوظ کرنا ہے, کراچی کو آگے کی طرف لے کے جانا ہے, لیکن کام کہاں سے شروع ہوگا؟ آپ تو اسٹیک ہولڈرز ہیں جنہوں نے کام کرنا ہے, ڈیلیور کرنا ہے, کیسے ڈیلیور ہوگا؟ دیکھیں 18ویں ترمیم کے بعد زیادہ اختیارات پروونشل حکومت کے پاس ہیں. دقت ہوتی ہے کام کرنے میں, ڈائریکٹلی اگر آپ کرنا چاہیں یا ان کے ساتھ مل کے کرنا چاہیں, انلیس کہ وہ تیار ہو جائیں. اس میں یہ سیف سٹی کا پروجیکٹ تو سب سے آسان پروجیکٹ یہی ہے. اس کے اوپر کئی کمپنیز نے اپروچ کر چکی ہیں جو اپنے اخراجات پہ اس کو کیمرے لگانے کے لیے تیار ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سینسیٹیو معاملہ ہے تو وہ ڈیٹا لیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لہٰذا حکومتیں نارملی خود سے کرنا چاہتی ہیں.
تو اب یہ انہوں نے کوئی اس کے اوپر پیش رفت شروع کی ہے. اس میں جو فیسیلیٹیشن ان کو چاہیے ہوگی سندھ حکومت کو وفاق سے وہ ان کو فوری ملے گی. کراچی کی ترقی کی اگر بات کریں کیسے ترقی کا ایک سفر شروع ہوگا، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تنزلی کا سفر تو عرصہ دراز تک جاری رہا، کئی دہائیوں تک جاری رہا. اب اس کو آگے کی طرف لے کر جانا ہے. وفاق کیا تعاون کر سکتا ہے؟ ظاہر ہے 18ویں ترمیم کے بعد گو کہ بہت محدود قسم کا ایک رول وفاق کا رہ جاتا ہے، لیکن جتنا بھی رول ہے ایک بڑا پیکیج آپ نے دیا، بجٹ کے اندر بھی موجود تھا. عمران خان صاحب یہاں پر تشریف لائے، ایک پیکیج تھا جس کو آپ بھی دیکھ رہے ہیں 1100 ارب کا ترقیاتی پیکیج. اس بجٹ کے اندر بھی کافی بجٹ ایلوکیٹ کیا گیا. K4 کی بات ہوتی ہے. چیزیں وفاق کے اینڈ سے کس طریقے سے ایگزیکیوٹ ہو رہی ہیں؟ وفاق سے تو فری فلو ہے پروجیکٹس کا اور پیسے کا سندھ کے لیے اور ہمارے اپنے شہر کراچی کے لیے خاص طور سے. اس فری فلو کے اوپر اگر کہیں بند لگایا جاتا ہے تو اس بند کو ہم نے مل جل کے ہٹانا ہے اور یہ پیسہ پروجیکٹ کراچی کے اندر فلو کرنا ہے، کیونکہ کراچی پاکستان کے دوسرے شہروں سے پیچھے رہ گیا ہے. ہم نے کمپٹیشن میں، اس ہیلدی کمپٹیشن میں آگے بڑھنا ہے، آگے جانا ہے، کیونکہ یہ شہر وہ شہر ہے جو پاکستان کو فیڈ کرتا ہے. اس کو اگنور نہیں کیا جا گورنر سکتا. صاحب ایک خبر دے جائیے گا بس ہمیں، گرین لائن کے حوالے سے کیا خبر ہے؟ کب تک شروع ہوگا؟ کون افتتاح کرے گا؟ بسیں کب آئیں گی؟ گرین لائن کا افتتاح انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کریں گے. یہ سندھ کا پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم ہوگا اور آپ دیکھیں گے اس کو کہ جو کاسٹ وائز اور جو اس کی وائبلٹی وائز اور جو اس میں سہولتیں ہوں گی وہ آپ دیکھیں گے کہ پورے ملک میں جو اس سے پہلے سسٹم بنے اس سے بہتر یہ ہوگا انشاءاللہ. آخری سوال کا جواب ضرور دیجیے گا. لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ بسیں کراچی میں کب آئیں گی، ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ شاید اگست میں کراچی آئیں گی. فیصل سزواری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، MQM پاکستان کے رہنما. فیصل صاحب، کراچی کے مسائل کا حل آپ دیکھ کے آ رہے ہیں، کس طریقے سے ہوگا؟ آئین اور قانون پر حکمرانی آپ کرتے ہیں. جو قوانین ہیں، جو آئین ہے اس ملک کا، اس پر عمل درآمد ہو، کراچی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ظلم یہ ہے کہ اس آئین پر عمل نہیں ہو رہا، جس آئین کی خلاف ورزی ویسے تو بہت بری چیز بتلائی جاتی ہے، لیکن جب کراچی کے معاملے پر آرٹیکل 6 ہوتا ہے جی، لیکن جب کراچی کے معاملے میں اس پر عمل نہیں ہو رہا تو کہتے ہیں نہیں، کراچی کا مسئلہ تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا، کون سے بڑے مسائل آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں مسائل تو سارے ہی، ہر جس کے ساتھ مسئلہ ہوتا ہے اس کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ ہی وہ ہے، لیکن شہر کے ایک بڑی جماعت کے ایک نمائندے کی حیثیت سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں سے چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے؟ کیا صرف ڈیبیٹ ہی ہونی چاہیے اس کے اوپر، یا فالو اپ کرنا ہو، عمل کرنا ہو تو کہاں سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے؟ سیاسی جماعتوں کا کام یہی ہوتا ہے، رائے عامہ ہموار کرنا، گفتگو کرتے رہنا، ڈیبیٹ کرتے رہنا، تاکہ لوگوں کی ذہن سازی ہو اور ان کے نمائندوں پر یہ پریشر آئے کہ وہ ایوانوں میں صحیح قانون سازی کریں. تو یہ تو سیاسی جماعتوں کا کام ہے. سول سوسائٹی کا بھی یہی کام ہے، میڈیا کا بھی یہی کام ہے. جو پہلا مسئلہ ہے میرے حساب سے درست مردم شماری کی جائے. یہاں کی آئین میں، آئین کا آرٹیکل 140 ہی موجود ہے، وہ بتا رہا ہے کہ کیسی مقامی حکومتیں ہونی چاہیے. اس کے تحت درست مردم شماری کر کے ریسورسز مل جائیں، وسائل دے دیے جائیں، پروونشل فائنانس کمیشن بنا کے، تو کراچی کے جو ابھی موجودہ مسائل ہیں ان میں کم از کم 15-20%. تو آپ کی کیا نیگوسیشن ہے وفاقی حکومت کے ساتھ؟ آپ اس کا حصہ ہیں. مردم شماری وفاقی حکومت کا کام ہے، ریسورسز کی ایلوکیشن ایک بہت حد تک جو ہے وفاقی حکومت اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتی ہے. ظاہر ہے صوبائی حکومت کا اس کا کام ہے، لیکن قانون سازی کے حوالے سے مختلف فورم موجود ہیں، آپ کی پارٹی موجود ہے، سندھ اسمبلی کے اندر بھی تو پارٹی موجود ہے، ٹھیک ہے اپوزیشن میں، لیکن قانون کوئی بل ٹیبل تو ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ڈیبیٹ تو ہو سکتی ہے، احتجاج تو ہو سکتا ہے. احتجاج تو کر رہے ہیں، احتجاج تو کر رہے ہیں. کل بھی بہت بڑا کیا، سینسس کے حوالے سے نئی مردم شماری کا اعلان کروا دیا وزیر اعظم صاحب سے. وزیر خزانہ نے اعلان کر دیا. ترقیاتی منصوبہ بندی نے 5 ارب روپے اس سال کے بجٹ میں نئی مردم شماری کے لیے رکھ دیے ہیں. تو میرے خیال میں ایک بہت بڑا قدم ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ 2017 میں ابھی مردم شماری ہوئی، محض 4 برس میں نئی مردم شماری کے لیے کام شروع کر دیا گیا. یہ MQM کی کامیابی ہے بڑی، اور ہم تحریک انصاف کے اور پرائم منسٹر صاحب کے شکر گزار ہیں. وفاقی حکومت کا کام نہیں ہے گلیاں اور نالے بنانا، لیکن اس کے باوجود محض گلیوں اور نالوں کی مرمت کے لیے اس شہر کے 21 ارب روپے وفاقی حکومت سے ہم نے اس بجٹ میں رکھوائے ہیں. اعلان نہیں کروایا، جو اس بجٹ میں الوکیٹڈ ہیں، مختص ہیں. اس کے ساتھ ساتھ قانون سازی. قطع کلامی کی معذرت، کہا جا رہا ہے کہ وہ تو سیاسی رشوت ہے کہ جو ان کے یہاں سے منتخب MNAs کو دی جاتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے. تو پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے، اپنے MPs کو تو اس سے زیادہ کہیں دے رہی ہے. 6 ارب روپے ہیں کراچی کے MNAs کے لیے جو ٹریجری سائٹ کے اوپر ہیں. پیپلز پارٹی کے تو ایک غیر منتخب آدمی کو انہوں نے 2 ارب روپے دیے. باقی 15 ارب روپے تو وہ ہیں جو منسٹری آف ورکس کرے گی وفاقی
MNA से कोई ताल्लुक़ नहीं है उसका। और क्यों करेगी? इसलिए कि मुराद अली शाह साहब ने पिछले बरस तक जब वो पैसे थे तो यहाँ वफाकी हुकूमत को SIDCL के ज़रिए काम करने से रोक दिया। कानून साजी प्रपोज कर सकते हैं, क्या किया? एक बेहतरीन लोकल गवर्नमेंट का बिल MKM पाकिस्तान ने पेश किया सूबाई असम्बली में, लेकिन नंबर्स नहीं है तो क्योंकि उसके ज़रिए वो मंजूर नहीं हो पाया। चलें, बहुत शुक्रिया फैसल संजवारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में मौजूद रहेंगे, आगे की तरफ चलेंगे। कंक्रीट के जंगल कराची को बचाने की बात तो हो रही है, कैसे महफूज करना है, कैसे सेव करना है, कैसे सेव करना है, लेकिन इस पूरी दुनिया को कैसे सेव करना है, ये बात पूछेंगे आफिया सलाम साहिबा से। मैडम ये बताइएगा, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ जो हैं ये किस हद तक असरअंदाज हो सकते हैं आने वाले वक्तों में लोगों की ज़िंदगी पे? हम तो कराची के उन मसाइल के ऊपर बात कर रहे हैं, गटर सही कर दो, लाइट आ जाए, पानी आ जाए, बिजली आ जाए, जो भी मसाइल हैं लोगों के, पैटी इश्यूज़ जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन अगर मजमूई तौर पर एक बड़ी पिक्चर के अंदर देखें तो क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं मुस्तकबिल में अगर हमने अपने माहौल को न बचाया? देखिए, माहौल के जो मसाइल हैं, जो आप जिनको पेटी इश्यूज़ कह रहे हैं ना, वो पेटी नहीं है, अव्वल तो वो क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं, लेकिन जो मौसमियाती तगय्युर के की वजह से जो मसाइल पेश आएंगे वो कराची जैसे शहर को भी आएंगे, और उसमें 3-4 बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं कराची के लिए। एक तो हम साहिल समंदर पे रहते हैं और उसमें साहिल समंदर की जो सतह है उसके बढ़ने का इम्कान है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से। आपके पोल्स पे जो पानी ऑलरेडी वहाँ पे उसकी मिक़दार बढ़ रही है। सबसे बड़ा मसला तो कराची का वो होगा, लेकिन एक जो फौरी मसला है जिसको हम पहले ही फेस कर चुके हुए हैं वो ये कि कराची का ग्रीन कवर बहुत कम है। जो आलमी तौर पे रिकमेंडेड ग्रीन कवर होता है वो 25% होता है आपके किसी भी जगह का, हमारा 3% से भी कम है। और आप 2015 में जो एक हीट वेव आई थी उसके असरात देख चुके हैं, और ये एक आने वाले जो ख़तरात का एक ट्रेलर है, क्योंकि अगर हमने अपना ना तो ग्रीन कवर बढ़ाया, ना हमने अपनी वो जो बिल्डिंग मटेरियल हैं उनको बदला जो इको फ्रेंडली हों, तो फिर हम ये मसाइल और ज़्यादा शिद्दत से फौरी तौर पर क्या करना होगा? देखिए, एक तो फौरी तौर पे जो हम कर सकते हैं, फौरी तौर पे करने वाले बहुत सारे काम हैं। गंदगी उठाना, क्योंकि उसका ताल्लुक भी माहौल से है, कचरा ना कम से कम पैदा करना वो भी हमारे हाथ में है, उसको भी कर सकते हैं। लेकिन हम उसको शहर को रैपिड ग्रीनिंग की ज़रूरत है, बेइंतहा तेज़ी से हमें इसके लिए इसके जो ग्रीन कवर है बढ़ाने की ज़रूरत है, वो करने की ज़रूरत है। दूसरा, हमें अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे बदलने की ज़रूरत है, और लाइफस्टाइल से मेरी मुराद आपकी जिस तरह की बिल्डिंग्स बनती हैं, जो मटेरियल इस्तेमाल होता है। हम क्यों ये समझते हैं कि ये जो पक्का घर है वो ही अच्छा घर है? आप देखिए, हम जिस खत्ते में रहते हैं दुनिया के, वहाँ पे तो 500-500 हज़ार साल पुराने मिट्टी के बने हुए आपके जो बड़े बड़े किले हैं वो अभी तक खड़े हैं, और वो हमारे मौसम के मुताबिक भी हैं। अब ये हम नहीं कह रहे कि आप सिर्फ उसी मिट्टी के वो जोड़ के बनाएं, लेकिन उनको बेहतर टेक्निक से दुनिया भर में तरीके आ चुके हैं, पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। मसला ये है कि इसकी डिमांड नहीं है। बिल्कुल। जब हम माहौल को बेहतर बनाने के लिए इसकी डिमांड को बढ़ाएं, आप जैसे मीडिया वालों के ज़रिए, तो फिर मेरे ख्याल में हम उस तरफ मूव कर सकेंगे कि हम अपने शहर के मौसम को भी बेहतर कर सकें। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्त हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक लेंगे इसी बात के साथ कि रैपिड ग्रीनरी की ज़रूरत है, जो मेरा आपका सबका मसला है, हमारी आने वाली नस्लों का मसला है। यहाँ पे ब्रेक लेते हैं। आपको कभी भी ऑपरेशनल साइड पे सपोर्ट चाहिए इंतज़ामिया की, ऑलवेज़ आपके लिए हम हाजिर हैं, क्योंकि हमारा इशू तो ये है कि हमें तो कचरे से जान छुड़ानी है, लेकिन बहुत सारी माफिया हैं, कुछ इश्यूज़ हैं जिनकी वजह से जब शुरू किया जाता है कहीं ना कहीं कोई रुकावट आ जाती है, कोई स्टे आ जाता है, कोई इस तरह की इश्यूज़ हैं। कुंडा सिस्टम की कोई भी सपोर्ट नहीं करता। ये जो एकदम कह दिया जाता है ना कि बासर लोग, किसी बासर के किसी बंगले में कोई कुंडा है, कोई सिस्टम कहीं पे कोई है, कोई अगर कहीं पे हो और फिर उस पर कोई एक्शन नहीं होता तो फिर तो बड़ी नेग्लिजेंस है। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सेफ कराची कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं। कराची की तामीर की, कराची की तरक्की की बात हो रही है, और जब भी तरक्की की बात होगी तो एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, पावर की ज़रूरत पड़ेगी, और वो काम करेगी के इलेक्ट्रिक के CEO मोनिस रहमान अलवी से बात करते हैं। वो क्या कहते हैं कि कराची को एम्पावर करने के लिए, कराची को पावर फराहम करने के लिए वो क्या काम कर सकते हैं। चलते हैं मोनिस अलवी साहब की तरफ।
अलवी साहब, इंफ्रास्ट्रक्चर की एक बात होती है कि कराची में जब भी कोई डिज़ास्टर आता है तो उस डिज़ास्टर के हवाले से के इलेक्ट्रिक के नाम की एक गूंज ज़्यादा होती है, क्योंकि एनर्जी वैसे ही हमारी ज़िंदगी का एक बुनियादी जुज़्व है। तो जब बुनियादी जुज़्व के हवाले से कोई भी तात्तुल आएगा तो शोर भी ज़्यादा होगा। इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जो आपके पास मौजूद है कि इलेक्ट्रिक की सूरत में दुनिया के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में से एक है, इसको महफूज बनाने के लिए, इसको मुस्तकिल बनाने के लिए, इसमें कोई ब्रेक ना आए, लोगों की ज़िंदगियों के अंदर इसकी वजह से कोई तात्तुल ना आए, कोई फ़र्क ना आए, क्या इक़दामात की इलेक्ट्रिक कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन सवालात का। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बिजली होनी चाहिए। अगर आप बग़ैर बिजली के खाली निज़ाम को महफूज और वो बना देंगे तो फिर बात ये होगी कि जब पीछे बिजली नहीं है तो किस जगह क्या चीज़ आगे लेके जाना है आपको। तो इसके लिए हमने इस साल इंशाअल्लाह हम 900 मेगावाट का एडिशन करें। हमने पहले भी 1000 मेगावाट ऐड किया था जिससे कि हम कराची शहर को बिजली प्रोवाइड कर सकें। मैं अभी ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि बिजली की अवेलेबिलिटी की बात करूँ, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसके बाद ठीक ज़ाहिर है कि करके आप मुझे बताएं। अच्छा, उसके अंदर जो पिछले साल आपने देखा होगा कि कराची शहर के अंदर थोड़ा सा लोड शेड ज़्यादा हुआ था, उसके मुहर्रिकात थे, वो मैंने पहले कई दफ़ा एक्सप्लेन किए, मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। बस हमने आगे की बात करनी है। हाँ, हमने उसको ठीक करने के लिए पिछले साल ये ऐलान किया था कि इस पर हम काम करें, और मैं इस वक्त आपको बड़ी ज़िम्मेदारी से ये कह रहा हूँ कि अगले इंशाअल्लाह 2 से 3 महीने में हम उसकी जो पहली मशीनें हैं वो चला देंगे और 450 मेगावाट सिस्टम में दाखिल हो जाएगा। इस साल भी अगर आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में काफ़ी जो ओवरऑल सप्लाई सिचुएशन है उसमें काफ़ी बेहतरी है। अब ज़ाहिर बात है, जब बिजली जनरेट हो गई उसे आपको लोगों के घरों तक पहुँचाना है, और वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है, क्योंकि उसके अंदर नॉट ओनली आपके पास हाई वोल्टेज पे ग्रिड्स होने चाहिए, आपके पास लो वोल्टेज के ऊपर लाइनें भी होनी चाहिए, और लोगों के घरों के ट्रांसफार्मर्स और उनकी ओवरलोडिंग और ये सारा कुछ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जो सपोर्ट कर सके तो पूरे मैं आपको ये बता सकता हूँ कि देखें, इस वक्त कराची के अंदर तकरीबन 2000 फीडर्स हैं जो 11000 वोल्ट पे होते हैं। ये अगर आप किसी भी इंजीनियरिंग फर्म से भी पूछेंगे तो वो कहेंगे कि ये तकरीबन 6 से 6500 मेगावाट बिजली ट्रांसपोर्ट करने के लिए काफ़ी होते हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ पिछले 1 साल में हमने 80 फीडर ऐड किए, तो हम ये भी देखते रहते हैं कहाँ ज़रूरत है, कहाँ नया फीडर डालने की ज़रूरत है, जहाँ पे कि लोड नज़र आ रहा है मगर आप उधर एग्जिस्टिंग फीडर से आप तो हम इसको ऑगमेंट भी करें। इस बात के बावजूद कि ओवरऑल 6000 है और हमने अभी भी तकरीबन 3700 मेगावाट का लोड देखा है, तो हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है। मगर इसके साथ जो रिलायबिलिटी का एलिमेंट है उसमें भी मैं आपको सिर्फ ये कहूँगा कि हमारे पास इस वक्त हम ये आपको दावे से बता सकते हैं कि हर पीएमटी के ऊपर हमने एक मीटर लगा दिया है जो हमें ये बताता है कि इसकी ओवरलोडिंग की क्या सिचुएशन है, और हम उसको भी बहुत ही आप समझे कि मुस्तैदी के साथ जो हमारी टीम है, जहाँ पे भी उन्हें ये नज़र आता है कि ये पीएमटी पीक के अंदर ज़्यादा इसके अंदर डिमांड आ रही है और ये छोटा है और इसमें जलने का ख़तरा है, उसको भी हम चेंज करें। तो वो कह सकते हैं कि आप स्मार्टली प्ले करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं जहाँ जहाँ पे ओवरलोडिंग है उसको ठीक करें। हम तकरीबन 200 से 250 फीडर्स को हर साल रिवैम्प कर रहे हैं। केबल्स, अगर जैसे मैंने आपको बताया कि सरबुलंदी जो एक प्रोजेक्ट है हमारा, जो कि मेरे जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, जो हमारे कम्युनिकेशंस के लोग हैं, आपको उसकी डिटेल दे सकते हैं। उससे हमने जाकर के जो बिल्कुल लो इनकम ग्रुप्स एरिया हैं, एरियाज़ लाइक बनारस कॉलोनी, आपका ये जो जिनको जहाँ पे लो इनकम एरियाज़ है, हमने वहाँ पे उनको महफूज और रिलायबिलिटी के लिए हमने एयर बंडल केबल लगाया, क्योंकि लोग के वहाँ पे मीटर्स नहीं थे। हमने उनको 100 रुपए में मीटर्स लगा के दिए कि वो सब्सिडाइज्ड प्राइस, बिल्कुल 5000 रुपए का मीटर होता है ना, हमने 100 रुपए में दिया है। 4999 रुपए आप लोगों ने इसलिए बियर किए ताकि ये है कि लोग लीगल कनेक्शन ले लें। एक तो कंजर्वेशन, जब उनको पता होगा ना कि हमने बिल देना है तो बिजली थोड़ा कंजर्व करेंगे, पहली बात। तो दूसरी बात ये कि उस की जो सर्विस केबल है ना वो भी इंसुलेटेड केबल पर है। कुंडा जो है ना वो एक तो रिलायबल नहीं होता, फिर वो लोग लगा रहे होते हैं, उसमें बड़ा ख़तरा होता है उसका बहुत। आप अभी भी हमारी जो मानसून में कैंपेन चल रही है उसमें आप देखेंगे हम लोगों को ये मतलब लगाने के बाद वापस जिंदा आएगा नहीं आएगा या चिपक जाएगा, कुछ कह नहीं सकते। देखिए, वो तो एक आपने लगाया है, हुक से लगाया है, वो गिर सकता है, हवा चलती है, तो ये काफ़ी मसाइल होते हैं और ऐसे बहुत सारे एरियाज़ हैं। हमने तकरीबन 10 अरब रुपए सिर्फ इस प्रोजेक्ट में खर्च किए जो लो इनकम एरिया है, जो सरजानी, जहाँ पे के बल्दिया, आपका
मतलब ये सारे ऐसे कोरंगी ऐसे एरियाज़ के अंदर जहाँ पे कि हमें जा कर के बड़ी मेहनत करनी पड़ी है और वहाँ लोगों को समझाना भी पड़ा है कि ये आप लोग के लिए सेफ़ है। मतलब जैसे हम सेफ कराची यानी कि अब आपने 2-3 चीज़ें, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो आप 2-3 चीज़ें कह रहे हैं। एक चीज़ आप ये कह रहे हैं कि कुंडा सिस्टम को ख़त्म करने के लिए सब्सिडाइज मीटर आपने दिए हैं, जिसका मकसद ये था कि लोग लीगल तरीके की तरफ आएँ। 5,000 रुपये का जो खर्च है या 6,000 रुपये का जो खर्च है उनको जो भी मीटर लगाने के ऊपर आता है उससे बचाने के लिए 100 रुपये वाजिबात थे ना, देखें क्योंकि वो कुंडे पे चल रहे होते हैं तो उनके हम उनको बिल भी करते हैं, तो उनके हमने वाजिबात भी उनको कहा कि आप आगे ही हम बिल देना शुरू कर दें, सिस्टम का हिस्सा बनाने। आप सिस्टम का हिस्सा बन जाइए। और हमने यहाँ तक लोगों का है कि अगर आप अगले 5 साल तक पेमेंट करते रहेंगे तो हम आपका सारा पैसा माफ़ कर देंगे, ताकि इसलिए कि हमें भी जो हम बिजली आज बेच रहे हैं हमें उसके पैसे आए, वो भी थोड़ा उनको पैसे देने होंगे, दर्द भी होगा। और बात ये है पुराने पैसे लेने के चक्कर में ना अब बिजली लेंगे वो और ना सिस्टम सेफ होगा। अच्छा, सेफ कराची की अगर बात की जाए, कराची को महफूज करने की बात की जाए तो महफूज हर तरीके से हो सकता है। उस तरीके से भी जिसमें स्नैचिंग होती है, खुदा न खास्ता जिसमें कोई किसी की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। लेकिन एक मामला ये भी आता है कि जहाँ पर हम ये देखते हैं कि बारिश के बाद बहुत सारे लोग जो है वो करंट लगने से जान आफरी के सुपर कर देते हैं। उससे महफूज बनाने के लिए आपको कौन सी मुश्किलात आती हैं, कौन से प्रॉब्लम्स आते हैं कि जिसकी वजह से कराची के वो तमाम मामलात महफूज नहीं हो पाते कि लोग करंट लगने से जो है वो जाँ बाग हो जाते हैं? ये 2-3 चीज़ें हैं। एक तो पहली बात ये कि हमारे पास एक अब से कोई 2-3 साल पहले एक सिस्टम था जिसके तहत हम कॉपर से ग्राउंडिंग किया करते थे, अर्थिंग किया करते थे। उसमें होता ये था कि अनफॉर्चुनेटली वो कॉपर जो है ना वो चोरी हो जाती थी। तो हमने पिछले साल इसको प्रोसेस को पूरा चेंज किया और हमने एक एल्युमिनियम की रॉड लगा के इस वक्त कराची के जो लो टेंशन के तकरीबन आप समझ लें 1,78,000 पोल्स हैं। हर पोल की हमने जियो टैगिंग की है और इस वक्त एवरी पोल में दावे से यहाँ खड़ा होकर कह सकता हूँ कि हर पोल हमारा अर्थ है। अच्छा, होता यही है कि उसके अंदर हमें चेक करना होता है, उसकी रीडिंग्स लेनी होती हैं, हम वो भी कर रहे हैं। और इसके अंदर जो एक और मसला आता है ना जिसमें कि थोड़ा सा राइट ऑफ वेज के इश्यूज़ आते हैं, क्योंकि आपको जब एक अर्थ कांस्टेंट अर्थ चलानी होती है वहाँ के कुछ मसाइल आते हैं। कहीं कहीं पे लोग जो है वो आपको अगर देखेंगे तो लोगों के भी पोल्स जो हैं वो घरों में आ गए हैं, इंक्रोच हैं, हमारे सब स्टेशन के नीचे लोगों ने दुकानें बनाई हुई हैं। तो क्या वहाँ पे होता ये है कि वो बना तो देते हैं और वहाँ पे हम अपना सिस्टम ठीक भी करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे ना हमारी वहाँ लिमिटेशन आती है। जो इंक्रोचमेंट्स हैं ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो शायद हम अकेले सॉल्व नहीं कर सकते। अच्छा मोनी साहब, एक आखिरी सवाल है। एक अच्छे मौसम में हम खड़े हैं लेकिन लोग ज़ाहिर है कि गर्मी में परेशान भी होते हैं। जब बिजली का तात्तुल आ जाए, लोड शेडिंग का मामला हो या कोई मकामी फॉल्ट की वजह से कोई मसला आ जाए, तो एक सबसे आसान तरीका ये होता है कि लोग जो है वो कि इलेक्ट्रिक को जो है वो बुरा भला कहते हैं, उसके हवाले से बात करते हैं। लेकिन अगर लोगों से आपकी शिकायत की बात की जाए तो जाहिर है कि ये तो दो तरफा एक रिश्ता होता है ना। आपका जाहिर है कि आप सर्विसेज एंड पर हैं, आपने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उस हवाले से आप पे तनकीद भी होगी, आप परेशान भी होंगे। लेकिन लोगों से आपको क्या तवक्का है कौमी ज़िम्मेदारी के तौर पर, अवामी ज़िम्मेदारी के तौर पर, एक शहर एक मुल्क से मोहब्बत के तौर पर, एक ख़ास तौर पर जो हम देख रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होगी तो बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल इशूज़ भी इसके अंदर आएंगे। तो लोगों से आप क्या उम्मीद करेंगे, क्या मुतालबा करेंगे, क्या ख्वाहिश रखेंगे? लोग तो आपसे करते ही हैं कि बिला तातुल बिजली। बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मेरे ख्याल में मैं ये कहूँगा कि पिछले 3 साल हो गए मुझे CEO को पहली दफ़ा किसने मुझसे ये सवाल किया है, तो बहुत मैं शुक्रिया अदा करूँगा आपका। मेरी गुजारिश लोगों से ये है कि बिजली बचाएं। जो बिजली आपने बचाई ना वो बिजली जनरेट हो गई। बिल्कुल ठीक। एक बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह लोग गोश्त, आटे, दाल, चीनी की पैसे देते हैं ना, बिजली के भी पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते, हमारा इतना ऐसा मार्जिन भी नहीं है। बिजली का रेट हम नहीं तय करते, ये भी लोगों को बताएं। आपने नेपरा तय करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तय करती है, नेपरा तय कर देता है टोटल टैरिफ। हुकूमत का ये फैसला होता है कि कितना कंज्यूमर को चार्ज होगा, कि वो अगर वो 300 यूनिट है या वो 700 यूनिट है, तो ये गवर्नमेंट का फैसला होता है। इसका SRO जो वो बिल कहेंगे ना वो करेंगे, अपनी तरफ से एक पैसा बिल नहीं कर सकते। और ये भी मैं लोगों को बताना चाहूँगा कि बिटवीन कराची और खैबर तक सिमिलर रेट है। जो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की है। मैं चाह रहा हूँ कि ख़त्म इसी पे हम करें। मैसेज तो मैं भी यही लोगों को ज़रूर दूंगा कि बिजली बचाएं, वो भी मैं इख्तिताम में कर लेता हूँ। लेकिन मेरा आपसे सवाल है, एक फ़र्द कराची में 500 यूनिट बिजली यूज़ करता है, मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल 500 यूनिट को हम एक बेस लेते हैं। 500 यूनिट लाहौर में कोई फ़र्द यूज़ करता है और 500 यूनिट पेशावर में कोई यूज़ सिमिलर रेट होगा। क्या एक ही रेट के ऊपर बिजली सिमिलर रेट होगा?
ये कराची के लोगों को महंगी बिजली नहीं मिल रही? बिल्कुल कराची के लोगों को बिजली महंगी नहीं मिल रही है। मैं आपको इनकरेज करूंगा, जो लोग कर सकते हैं, कि वो जाके वेबसाइट के ऊपर मुल्तान इलेक्ट्रिक, लाहौर इलेक्ट्रिक, पूरे डेस्कोस जितने डिस्कोस हैं उनकी डेस्को, वेबसाइट से सेप्को, जाके जो हुकूमत का नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन निकाल लें, लोगों के बिल निकाल लें, हमारा बिल निकाल लें और कंपेयर कर लें। ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं छुपा सकता हूँ, अगर ऐसा हो रहा हो तो ये हो नहीं सकता। तो मेरी बस दरख्वास्त आपकी बेस पे कि लोग, अच्छा, जब लोग चोरी करना बंद कर देंगे और बिल पे करना शुरू कर देंगे, मैं इस बात का वादा कर रहा हूँ कि वहाँ लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त भी लियारी के भी कुछ एरियाज़ में लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है कि वहाँ से रिकवरी वहाँ आपकी से पूरी है, चोरी उन्होंने नहीं है। एग्री किया कि आप हमारा एयर बंडल केबल लगा दें, मीटर्स लगा दें, सिस्टम लग गया, चल गया। वहाँ लोड शेडिंग में आपको कहेंगे तो इलाके बता सकता हूँ जहाँ लोड शेडिंग ख़त्म हो गई है। एक आध इलाके का नाम भी ले दीजिएगा। बल्दिया खबर के हो जाए इलाके हमारी। हैं, बल्दिया के इलाके हैं, लियारी के इलाके हैं, शाह फैसल के इलाके हैं, लाइंस एरिया के इलाके हैं, कई के। देखिए टोटल कराची में जो 2000 फीडर है ना, उसमें से सिर्फ 400 पे लोड शेड होता है, बाकी 1600 एरियाज़ हैं। नॉर्थ नाज़ाबाद, गुलशन, मलीर, बहुत जगह है। हमारे जो डिपार्टमेंट है उनसे मैं आपको, बल्कि आपके चैनल के तवज्जो से मैं लिस्ट दे दूंगा, वो हमारे वेबसाइट पे लगी हुई है, लोग जाकर देख सकते हैं कहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है और कहाँ पे नहीं हो रही है। पाकिस्तान की माशी तरक्की का इंजन कराची कैसे ठीक होगा, कौन ठीक करेगा? सेफ कराची कॉन्फ्रेंस में भी बात होती रही, हमने भी आप तक बात पहुंचाई। अगले प्रोग्राम तक लिया दीजिए। अल्लाह हाफिज़।